मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मनुष्य में जो गैमेट्स होती है वो सेमाइनल वेसल्स में किस तरीके से सेमाइनल प्लाज्मा तैयार होता है और वो सीमेन के रूप में कन्वर्ट होता है। यहाँ तक तो सबने पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो प्रोस्टेट होता है, मैंने आपको बताया कि सेमाइनल वेसल में सीमेन बनता है। फिर इसकी मात्रा कितनी होती है, 2.5 ml मिलीलीटर, ठीक है, से 4 ml तक होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल। अगर किसी इंसान में 2 ml से कम है तो फिर प्रॉब्लम होगा, है ना, तो 2 ml तक होना चाहिए। फिर बेटा इसमें 200 मिलियन से 400 मिलियन स्पर्म होते हैं। अभी दिखाते हैं आपको कैसे होता है स्पर्म। तो 200 से 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, यानी 200 से 400 मिलियन मेल गैमेट इसमें मौजूद होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो सेमाइनल वेसिकल्स हैं इनमें सेमाइनल प्लाज्मा बनता है ना। सेमाइनल प्लाज्मा, तो तुम्हें ये जानना है कि जो सेमाइनल प्लाज्मा होती है इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, फ्रक्टोज, फिर क्या बताया था, कैल्शियम, फिर बाई कार्बोनेट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो जब भी हम सेमाइनल वेसल की बात करेंगे हमारे दिमाग में इतनी बात तो ज़रूर होनी चाहिए। वो बात क्या होगी कि पहला, सेमाइनल वेसल जो होती है उसमें सीमेन बनता है। सीमेन क्या होता है, तो मैंने कल ही आपको बताया था कि सफेद दही जैसा गाढ़ा पदार्थ तैयार होता है ना, जिसमें आपको बताया था कि स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा ये दोनों जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो तैयार हो जाता है कि नहीं। फिर इसकी मात्रा कितनी होती है, 2.5 ml से लेके 4 ml तक मैक्सिमम किसी पेशेंट में, किसी भी, चूंकि हम लोग डॉक्टर है तो बार बार पेशेंट निकल जाता है, तो 2.5 ml से किसी इंसान में नॉर्मल होना चाहिए। फॉर्मेशन के लिए इतनी अमाउंट जरूरी है, ठीक है। फिर 200 मिलियन से 400 मिलियन तक इसमें स्पर्म्स होते हैं। वैसे तो फर्टिलाइजेशन एक ही स्पर्म चाहिए, बट फिर भी इसमें 200 से 400 स्पर्म्स होते हैं। अभी फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ आप देख पाओगे कि कैसे क्या हो रहा है। सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो सेमाइनल प्लाज्मा में बच्चे फ्रक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम पाई जाती है, बाइकार्बोनेट पाया जाता है और प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है। अब फ्रक्टोज क्या करता है, आप अपने दिमाग में सोच के आंसर दो, देखो आपका आंसर मेरा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। फ्रक्टोज भोजन के लिए काम करता है, तो ये स्पर्म का फूड है। ये क्या है, स्पर्म का फूड। कल आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि आप कहीं जा रहे हो लंबे सफर पे, तो आपको आराम की जरूरत होती है, तो ये आराम का जगह है। अब उस जगह पे नाश्ता चाहिए, तो फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज नाश्ता है। फिर कैल्शियम और बाइकार्बोनेट, ये चीजें हैं, तो कैल्शियम और बाइकार्बोनेट रास्ते को आसान बनाते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये स्पर्म थोड़ा सा गाढ़ा बनाता है, एक तरह से समझो कोआगुलेट करता है, इंग्लिश में बोलते हैं कोआगुलेशन, स्कंदन करना, हिंदी में स्कंदन करना, गाढ़ा बना देना,
ठीक है, तो ये बेसिकली इतनी चीज़ें हैं सेमिनल वेसल में हमें याद रखना है। ठीक है, आगे चले, यहाँ तक समझ में आ गया? तो यस सर, क्लियर सर, जल्दी से लिखो, देखे जरा आपके कमेंट्स। बेटा मेरी आवाज़ तुम लोग तक पहुंच रही है ना अच्छे से? हेलो, मेरी आवाज़ तो तुम लोगों तक पहुंच रही है ना? हो सकता है कुछ नेटवर्क का इशू हो, इस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। वैसे देख लो फिर से, आवाज़ सही आ रही है कि नहीं मेरी तुम लोगों तक? यस सर लिख के भेजो, देखूं जरा मैं क्या प्रॉब्लम है। चलो अभी तो क्लियर है। श्रुति ने कहा कि आवाज़ कट रही है। आवाज़ कैसे कट रही है? माइक तो बिल्कुल सही है, नेटवर्क भी ठीक है। अभी बच्चे कुछ नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा होगा बीच बीच में, है ना? नेटवर्क चूँकि लॉकडाउन का असर हर चीज़ पे है ना तो नेटवर्क भी जो है वो भी डिप्रेस हो रहा है ना? इस समय हर कोई डिप्रेस है, बायो वालों को छोड़कर, क्योंकि बायो वालों तो पहले ही वायरस वगैरह को जानते हैं, है ना? उन्हीं के बीच रहना होता है। तो चलो भाई, यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेमाइनल वेसल के बाद हम लोग बात करेंगे प्रोस्टेट की। देखो बच्चे, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है बेसिकली ये सहायता करता है, इसका काम होता है करना। ये सब एकदम रटा होना चाहिए बच्चे, जब भी एग्जाम में आ जाए तुम बता सको, है ना? किसमें सहायता करता है? कॉमन सी बात है, गैमेटोजेनेसिस में। गैमेटोजेनेसिस मतलब जल्दी से बताओ, देखना पड़ेगा मुझे, बार बार पीसी पे जाना पड़ रहा है ना ये। और गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस कौन बताएगा? चलो सबको साउंड क्लियर हो गया है। तो ऋतिक सिंह, आशीष कुमार, नीरज, प्रिंस, अभी, जयप्रकाश चौरसिया, श्रुति त्रिवेदी, इन सबको आवाज़ मेरी क्लियर जा रही है। गुड बेटा, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा था कि गैमेटोजेनेसिस बेसिकली स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है मेल में, उसको, और फीमेल में जो फीमेल गैमेट बनेगा उसको कहते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, प्लस ये स्पर्म का ख्याल रखता है। ख्याल रखना मतलब, देखो मैं तुम्हें एकदम सिंपलिसिटी के साथ समझा के बता रहा हूँ। स्पर्म का ख्याल रखना, जैसे तुम समझो कि तुम्हारा कोई छोटा भाई है, बहन है, या कोई भी है ना, कोई गेस्ट आया हुआ है, तो तुमको कहा जाता है कि इनका ख्याल रखना। तो ख्याल रखने में आप क्या करोगे? उनको समय पे नाश्ता दोगे, पानी दोगे, है ना? उनका ध्यान रखोगे कि उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। बस वैसा ही ख्याल यहाँ पे स्पर्म का रखा जाता है। किसके द्वारा? इस प्रोस्टेट के द्वारा। तो प्रोस्टेट ये देखता है कि कितना स्पर्म बन रहा है, कितना चाहिए, कैसा बन रहा है, उसको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं जो चाहिए, है ना? तो ये सारा ख्याल रखने का काम, पोषण देना, सुरक्षा देना, ये सारा काम कौन करता है? प्रोस्टेट करता है। प्लस प्रोस्टेट एक काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, सब भूलना नहीं है एकदम। और अगर ये भूल गए तो फिर आगे फर्टिलाइजेशन ही नहीं समझ में आ जाएगा। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या है? ये समझो एक तलवार है, एक बंदूक है, जो स्पर्म को दे दिया गया कि तुम्हें बहुत लंबी ट्रेवल चलनी है और तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। याद है मैंने तुम्हें एक वीडियो गेम का एग्जाम्पल दिया था कि गेम में कहीं कहीं हमें बंदूक मिलता है, बम मिलता है, और हमें उसको लेना पड़ेगा। हम सोचे कि नहीं, हम तो नहीं लेंगे और ऐसे ही खेलेंगे, तब तो मुश्किल है। उस स्टेप में उसका यूज जरूरी है, इसलिए दिया जाता है। वैसे ही प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। कहाँ पड़ती है? देखो, मान लो ये फीमेल गैमेट है, एग, तो इस फीमेल गैमेट के पास ना बहुत सारी सेल्स होती हैं जो इसकी सुरक्षा कर रही हैं। अब स्पर्म को इस गैमेट तक पहुंचना है तो इस सेल्स को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो मान लो कि ये स्पर्म है,
अब इस स्पर्म को इस एग तक पहुंचना है, तो इस सेल को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएगा, तलवार चाहिए, बंदूक चाहिए? तो दैट थिंग, ये एंजाइम क्या करेगा, ये इस पूरे सेल्स को गला देता है। मतलब प्रोटियोलाइटिक, देखो नाम ही है, लाइटिक मतलब गला देना, प्रोटियो मतलब प्रोटीन, ये सेल्स किसकी बनी है, प्रोटीन की। तो ये इसको रिमूव कर देता है, इंग्लिश में लिख देते हैं, रिमूव कर देता है, गला देता है, नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। बम फेंकोगे तो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो सेम चीज है, इसने प्रोटियोलाइटिक ने क्या किया, इस सेल्स को हटा दिया। इसकी वजह से ये स्पर्म इजिली इस ओवा तक पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रोस्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ कि नहीं। अब मुझे बताओ यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं, पहले क्लियर लिखो फिर आगे चलते हैं जल्दी से, जल्दी से बता दो सभी लोग। एक तो आज मुझे बार बार ये पीसी पे आके देखना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, सबको समझ में आ गया है। ये कौन चिकन डिनर कर रहा है, फ्रेंड्स? अभी सबको क्लियर हो गया यहां तक? चलो तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो हमने सीखा सेमाइनल वेसल, हमने सीखा प्रोस्टेट। अब देखो आगे का अगला कॉन्सेप्ट क्या था, अगला कॉन्सेप्ट था बल्बो यूरेथ्रल। इतनी बार बता दिया है कि अब तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और किसी से अगर कोई चीज़ ये सब पूछी जाए तो उसके जुबान पे रटा होना चाहिए, है ना, कि पूछा जाए तो आप बता दो। बल्बो यूरेथ्रल बेसिकली ये काउपर्स ग्लैंड के नाम से फेमस है, काउपर्स ग्लैंड। ये यूरेथ्रा से, यूरेथ्रा के पास बेसिकली होता है। और कई लोग ने इसको अवशेषी अंग मानते हैं। अवशेषी, अवशेषी समझते हो? कितने लोग अवशेषी समझते हैं, जल्दी से लिख के भेजो। वेस्टिजियल, कितने लोग, जल्दी से लिख के भेजो तो बेटा कमेंट में देखो किसको किसको ये अवशेषी वेस्टिजियल पता है। वेस्टिजियल होता क्या है, अवशेषी होता क्या है? अमृता बताते हैं बेटा, अभी बताते हैं, टेंशन न लो। तो यूरेथ्रल बेसिकली यहाँ पे काउपर्स ग्लैंड है, इसको कहते हैं, और यूरेथ्रा से ये अटैच्ड होता है, और अवशेषी अंग यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत से लोगों में ये अब्सेंट होता है या फंक्शन नहीं करता। ठीक है, तो इसके लिए दो तरह के पक्ष हैं हमारे पास। एक पक्ष मानता है कि ये है और काम करता है, और दूसरा पक्ष ये मानता है कि ये है लेकिन काम नहीं करता। ठीक है, तो इसको वेस्टिजियल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी कहते हैं। ऐसा पूछता है, इसका काम क्या है? इसका काम है स्नेहक निकालना। ये बेसिकली स्नेहक, कुछ तरल ऑयल जैसा पदार्थ निकालता है, जिसकी वजह से, जैसे मान लो कि ये यूरेथ्रा है, यहाँ से स्पर्म जाने वाला है, तो ये इसको थोड़ा सा चिकना बना देता है, इस मार्ग को। जैसे मैंने बताया था कि तुम्हारे ट्रेवल में तुम्हारे रास्ते को आसान बना देगा कोई, है ना, तो वैसे यहाँ पे इसके मार्ग को चिकना बना देता है, ताकि स्पर्म को चलने में प्रॉब्लम न हो, स्पर्म इजली जो है यहाँ से चल सके। तो ऐसा ये काम करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सब? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गुड। गुड, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बच्चों हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से मनुष्य का पूरा यूरोजेनाइटल ट्रैक होता है, वो डायग्राम पूरा दिखाया। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि टेस्टिस विजुलाइज करो, उसी डायग्राम में वापस चले जाओ अपनी कॉपी पे और आंख बंद करके सुनो मेरी बात, देखो कैसे कैसे हो रहा है।
मैंने बताया कि टेस्टिस होता है, फिर टेस्टिस के बीच में कंपार्टमेंट था, बड़ा और छोटा, विजुलाइज करो उसको। फिर जो बड़ा वाला है उसमें 250 से 300 छोटे छोटे लोब्स हैं, टेस्टिकुलर लोब्स, और उस लोब से डक्ट सिस्टम निकल रहा है जो छोटे वाले कंपार्टमेंट्स होता हुआ बाहर आ रहा है, वास्ट डिफरेंस। उस लोब्स में सबसे पहली डक्ट कौन सी थी? ट्यूबलाई रेक्टाई, फिर रेटिटेस्टिस, फिर इफेरेंडक्टिस, फिर इपिडिडाइमिस, जिसमें फेपर्ड कॉर्पस काउडा था। अब जो टेस्टिकुलर लोब्स हैं उसमें क्या मिल रहा था? 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर लिडिक सेल्स, फिर कनेक्टिव टिश्यू। जो सेमनीफेरस लोब्यूल्स थे उसके अंदर तुम्हें मिल रहा था प्रिमोडियल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल। तो ये पूरा का पूरा टेस्टिस 3 चीजों से मिलकर बन रहा है, प्रिमोडियल, सर्टोली और लिडिक। लिडिक क्या कर रहा था? हार्मोन निकाल रहा था। सर्टोली क्या कर रहा था? उस हार्मोन को अंदर खींच रहा था। और प्रिमोडियल क्या कर रहा था? गैमिट बना रहा था। यहां तक विजुलाइज हो गया। अब जो गैमिट है वो डक्ट सिस्टम से होता हुआ, वास्ट डिफरेंस होता हुआ ऊपर आ रहा है, ध्यान दो उस डायग्राम में। अब वो वहां से घूमता हुआ ब्लैडर से पीछे से होता हुआ एम्पुला में गया, याद आ रहा है एम्पुला, वो फूला वाला पार्ट। वहां से सेमाइनल वेसल में गया। वेसल में जाने के बाद क्या बन गया? सीमेन, क्योंकि प्लाज्मा मिक्स हो गया, आराम और नाश्ता। फिर वहां से प्रोस्टेट में गया, वहां उसको क्या मिला? तलवार, बंदूक। वहां से होता हुआ बल्बो यूरेथ्रल के पास आया, उसने रास्ते को क्या बना दिया? चिकना। और वहां से वो पेनिस से होता हुआ ग्लांस पेनिस होता हुआ बाहर। ये है पूरा सिस्टम। इतना सबको क्लियर है? विजुलाइज हो गया? जल्दी से यस सर लिखो, क्लियर सर, जल्दी बताओ। गुड। नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है भाई, सही बात है, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। चलो, तो अब हम लोग चलेंगे पेनिस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। देखो बेसिकली क्या होता है, अगर हम पेनिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें अलग अलग नेम्स होते हैं, मैं सबको अच्छे से बता देता हूं, ध्यान से देख लो। ये यूरेथ्रा है, तो देखो यूरेथ्रा के कई सारे नाम हैं, जैसे ये यूरेथ्रा है ना, ये यूरेथ्रा की ओपनिंग है, तो इस ओपनिंग को क्या बोल रहे थे? यूरेथ्रल मीटस। क्या बोल रहे थे बेटा? यूरेथ्रल मीटस। और इस पार्ट को बोल रहे थे ग्लैंस पेनिस। ठीक है, यहां तक तो क्लियर था। ठीक है, और देखो यहां पे इसके ऊपर एक स्किन लगी हुई थी जो यहां पे आके जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन। कुछ लोग इसको प्रोप्यूसा कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोप्यूसा, प्रोप्यूसा। पहले मुझे ये बताओ कि वीडियो तुम लोगों तक पहुंच रहा है ना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? चलो ठीक है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फोर स्किन है ना, यहाँ पे एक पॉइंट से जुड़ी रहती है, ध्यान देना, फोर स्किन यहाँ पे जुड़ी रहती है, मतलब यहीं से ये मूव करती है ऊपर नीचे, इतने ऊपर नहीं आती है, मतलब इसके ऊपर आ सकती है लेकिन यहीं पे अटैच रहती है। इस पार्ट का नाम पूछा जाता है,
थोड़ा सा आगे तक की बात बता देते हैं, ध्यान से सुन लो। इसको हम कहते हैं कोरोना ग्लैंडिस। कोरोना ग्लैंडिस किसको कोरोना ग्लैंडिस कहते हैं? जहां पे ये स्किन जुड़ी हुई है, ये जो 4 स्किन है ना, ये पेनिस पढ़ा रहे हैं, तो पेनिस के पार्ट पे पेनिस के पार्ट पे जुड़ी होती है, उसको कोरोना ग्लैंडिस कहते हैं। और इस बाहर वाले पार्ट को ग्लैंस पेनिस कहते हैं। ओपनिंग को यूरेथ्रल मीटस कह रहे हैं। अंदर जो ट्यूब आ रही है, यहीं से स्पर्म और यूरिन दोनों आएगा, तो इसको यूरेथ्रा कहते हैं। यहां तक तो क्लियर है। ये पेनिस की जरूरत क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ पेनिस? तो पेनिस की बेसिकली रोल 2 है। पेनिस का रोल क्या होता है, थोड़ा सा ये भी बता देते हैं तुम लोग। वैसे मैंने बताया था, लेकिन तुम लोगों ने पता नहीं याद रखा है कि नहीं। देखो, पेनिस की 2 फंक्शन है, पेनिस का 2 रोल है। एक तो पेनिस का रोल है यूरिनेशन। यूरिनेशन तो समझ गए होगे, यूरिनेशन मतलब यूरिन पास करना। और कॉपुलेशन, कॉपुलेशन मतलब होता है मेल गैमेट फीमेल बॉडी में एंटर करने का जो प्रोसेस होता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। कॉपुलेशन का मतलब होता है मेल गैमेट को फीमेल बॉडी में भेजना, ठीक है। तो बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, जो ट्रांसफर है मेल गैमेट का, वो फीमेल बॉडी में करने के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए, दैट इज पेनिस। तो बेसिकली यूरेथ्रा हो गया, 4 स्किन हो गई, कोरोना ग्लैंडिस हो गया, ग्लैंस पेनिस हो गया, यूरेथ्रल मीटस हो गया। यहां तक पक्का हो गया। अब देखो, यूरेथ्रा के 3 पार्ट होते हैं। ये जो यूरेथ्रा है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं। ये यूरेथ्रा अंदर से आ रहा है। अंदर कहां से? प्रोस्टेट के अंदर से निकल रहा है ना, याद है ना डायग्राम सबको। तो जब प्रोस्टेट के पास से निकलता है तो उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। कभी कभी मैंने देखा है कुछ एग्जामों में पूछ देता है प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे? प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। उसके बाद यूरेथ्रा के पास देखो, यहाँ पे बल्बर ग्लैंड लगी होती है, याद है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड लगी थी ना, तो उसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल, ठीक, यूरेथ्रा। और ये पूरा इतना यूरेथ्रा पेनिस के अंदर है, तो इसको बोलते हैं पेनाइकल यूरेथ्रा। तो 3 तरह के यूरेथ्रा होते हैं। देखो जरा कमेंट तुम लोगों के यहां तक क्लियर है तो यस सर लिखो जल्दी से। श्रुति ने भी बता दिया, ऋतिक, आकांक्षा, आशीष, अनुराग, ये सभी बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी से लिखो यस सर, यस सर। चलो सबने लिख दिया, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने अब तक डिस्कशन किया बच्चे कि पेनिस की आखिर ज़रूरत क्या है। कई बार ये एनसीईआरटी में पूछता भी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था जब मेल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो एक चैप्टर है ना 4th वाला, वहाँ पे ये पूछा भी हुआ है इनफर्टिलिटी। कई बार कुछ पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी इसकी वजह से आती है। क्यों? क्योंकि उनमें पेनिकल स्ट्रक्चर फंक्शनल नहीं होता। तो जब पेनिकल फंक्शनल नहीं होता तो यूरिनेशन और कॉपुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। भाई यूरिनेशन तो फिर भी हो जाएगा, कॉपुलेशन नहीं हो पाएगा, तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, है ना। तो वो तो मामला लंबा हो जाएगा फिर। तो बेसिक यूरेथ्रा जो है वो 3 तरह का होता है, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, बल्बर यूरेथ्रा और पेनाइकल यूरेथ्रा। ठीक है। फिर हमने सीखा प्रोस्थेटिक मतलब जो प्रोस्टेट के अंदर है, बल्बर मतलब जहाँ पे बल्बर ग्लैंड जुड़ा हुआ है, और पेनाइकल मतलब जो पेनिस के अंदर से यूरेथ्रा निकल रही है,
वो कौन सी यूरेथ्रा है? पेनाइकल। ठीक है, फिर बाहर देखो पेनिस के ऊपर फोरस्किन का लेयर है, ये फोरस्किन को बेसिकली प्रोप्यूसा कहते हैं। फिर जहाँ पे अटैच्ड है उसको कोरोना ग्लैंडिस कहते हैं। ये कई बार हमने अच्छे एग्जाम्स में मेडिकल वगैरह में देखा है, तो मैंने इसलिए बता दिया। और ये ग्लांस पेनिस होती है, ये यूरेथ्रल मीटस होता है। क्लियर है इतना? अब एक चीज समझना है कि ये जो पेनिस है, इसके अंदर से ये यूरेथ्रा आ रहा है। मैं उसी में नहीं बना रहा हूं ताकि घिचपिच हो जाएगा ना, थोड़ा यहां बना रहा हूं। अब इस पेनिस में मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, कॉमन सी बात है। इस पेनिस में यहाँ पे क्या है? मसल्स हैं। ये पूरी मसल है ना, ये पूरी क्या है? मसल्स हैं, इनमें नसें हैं। तो इसके अंदर जो मसल्स हैं उन्हें हम इरेक्टाइल मसल कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेक्टाइल मसल। ऐसी मसल जिसके अंदर ब्लड भर जाने की वजह से वो फैलने और सिकुड़ने का गुण रखती हो, तो ये इरेक्टाइल मसल है। तो अब इसको काट के देखते हैं, इसको काटेंगे तो क्या दिखेगा। ठीक है, तो इसका सेक्शन करते हैं, इसको काट के देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। पहले मुझे इतना बताओ कि यहां तक सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर लिखो। इनफर्टिलिटी बेसिकली जब बच्चे जन्म न ले पाए तो उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। आगे उस पर बात करेंगे, पूरा एक चैप्टर है इनफर्टिलिटी पे। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो पेनिस वाला पार्ट हमने काट दिया, ये मान लो पेनिस काट दिया, तो पेनिस के अंदर ऐसे दिखाई देता है। पेनिस के अंदर जब देखेंगे तो अंदर छोटे छोटे नसें होती हैं। ये पूरी नसें हैं, जो गोल गोल बन रहा है ना, सब नस है मसल्स के अंदर। इस तरह से ये यूरेटर है और ये चारों तरफ नसें हैं। देखो बेसिकली जब टेस्टिस को काटते हैं तो इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। मान लो ये पेनिकल स्ट्रक्चर है, इसको हमने ऐसे काट दिया तो अंदर ऐसा दिखेगा। अब इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, अब इसमें जो तुमने ये वाला स्ट्रक्चर देखा हुआ है, ये वाला, ये यूरेथ्रा है। ये क्या है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मतलब जो यूरिन और गैमेट लेके निकलेगा, बिल्कुल बीच में अंदर में नीचे होता है, ये एनस के साइड पे। तो ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा के चारों तरफ यहाँ पे कुछ मसल्स हैं और ये मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको बोलते हैं स्पंजियोसा। ठीक है, स्पंजियोसा, स्पंजियोसा मसल नाम है इनका। तो ये स्पंजियोसा मसल यहाँ पे पाई जाती है और इसके बीच में यूरेथ्रा पाया जाता है। और ये वाली जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी पूरी मसल्स हैं, नसें हैं जिनमें ब्लड आएगा तो ये फैलेंगी सिकुड़ेंगी। इसको बोलते हैं कैवर्नोसा। ठीक है, तो ये याद रखना है। कई बार पेपर में ये पूछा जाता है कि कैवर्नोसा कहाँ पाई जाती है, या इसको कैवर्नोसम भी कहते हैं कई लोग, स्पंजियोसम भी कहते हैं। तो बात तो वही है, स्पंजियोसा और कैवर्नोसा, ये दो तरह की मसल्स हैं। बाकी चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं भरी हुई इसके अंदर।
तो ये मेन 3 स्ट्रक्चर्स टेस्टिस के अंदर जब काटोगे तो मिलती हैं। जरा अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। कोरोना ग्लैंडिस फीमेल में नहीं होता अमृता बेटा और फीमेल पढ़ाएंगे तो बताएंगे उसमें क्या होता है, ठीक है। चलो ठीक है, फीमेल में नहीं होता। मेल का स्ट्रक्चर फीमेल का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है ना, सेम कैसे हो सकता है, ठीक है। इसको कई लोग कारपोरा भी कहते हैं, कारपोरा, स्पंजियोसा, कारपोरा, कारपोरा कैवर्नोसा। तो कारपोरा कॉमन है, तो कारपोरा मुझे नहीं लगता है कि याद करने की जरूरत पड़ती है, तो स्पंजियोसा और कैवर्नोसा याद करो, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। एक तो मुझे बार बार ये पीसी पे आना पड़ रहा है तुम लोग के कमेंट्स देखने के लिए, ठीक है। अभी फीमेल बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। पहले जो चीज़ हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इस पे फोकस करो, ये दोबारा नहीं मिलेगा ना, इस पे फोकस करो। फ्यूचर तो कल का दिन आना ही है, आज का जो है उस पर ध्यान देना है। यहाँ तक सबने समझ लिया, तो हमने क्या क्या सिखाया, चलो जल्दी से वापस। सबसे पहले डिस्कशन किया कि सेमाइनल वेसल का क्या मामला है, प्रोस्टेट का क्या मामला है और बल्बो यूरेथ्रल का क्या मामला है। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जो पेनिस होता है इसकी ज़रूरत क्या है, तो यूरिनेशन और पॉपुलेशन के लिए, तो कभी भी एग्जाम में पूछेगा तो बता लेंगे। और फिर हम लोगों ने बताया कि जो यूरेथ्रा होता है वो बेसिकली 3 तरह का होता है, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, बल्बर यूरेथ्रा और पेनाइकल यूरेथ्रा। फिर बताया कि बेसिकली जो पेनिस होता है उसके बीच में आपको मिलता है यूरेथ्रा, और उसके चारों तरफ कुछ मसल्स होती हैं जिसको हम इरेक्टाइल मसल्स कहते हैं। अब पेनिस में बाहर की तरफ फोर स्किन होती है जिसको प्रोप्यूसा कहते हैं, और ये जहां जुड़ा होता है उसको कोरोना ग्लैंडिस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फिर ग्लैंस पेनिस और यूरेथ्रल मीटस, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बहुत अच्छी सी बात बताने वाले हैं। जो इरेक्टाइल मसल है इस पे अगर हम बात करें तो इरेक्टाइल मसल्स की 2 कैटेगरी है, एक कॉर्नोस कैवर्नोसा और एक स्पंजियोसा। कैवर्नोसा, स्पंजियोसा, ध्यान देना कैवर्नोसा में यूरेथ्रा नहीं है, स्पंजियोसा में है। ये सब पूछता है, इसको ध्यान रखना है। देखने सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा, ये सब दिमाग में रखना है पूरी जिंदगी, ठीक है। चलो अब आ जाओ, तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताते हैं। देखो बेसिकली ना एक चीज़ और जान लो, बेसिकली इन सारे नसों में जब ब्लड नहीं होता तो ये बहुत नॉर्मल रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे वो एयर वाला बैग देखा है, जैसे एयर भर दो तो खूब ज़्यादा ऐसे फैल जाएगा, फिर ऐसे सिकुड़ भी जाता है, वैसे ये स्ट्रक्चर है। तो नेचर ने देखो कैसे कैसे डिज़ाइन किया है, इसके अंदर जैसे ही ब्लड फिल होता है तो आफ्टर दैट इट विल इरेक्ट, सो दिस इज कॉल्ड इरेक्टाइल मसल्स। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इरेक्टाइल मसल्स में काउंट होते हैं, ठीक है। चलो अब एक इम्पॉर्टेंट सी बात बतानी है मुझे, पहले मैं देखूँ तुम लोगों के कमेंट्स और उसके बाद। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा इस पे फोकस करो। कभी कभी क्या होता है, कोरोना ग्लैंडिस, ये जो कोरोना ग्लैंडिस है यहाँ से काट कर इस फोर स्किन को निकाल देते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, तो क्या होता है वो समझो, फोकस इस पे करना है ध्यान से, सीरियस होकर के। यहां से कोरोना ग्लैंडिस के पास से काट करके फोर स्किन को रिमूव कर देते हैं। तो क्या रिमूव किए, कई बच्चे मेरे पास आते हैं क्वेश्चन लेकर के, ध्यान दो, ग्लैंस पेनिस नहीं काट रहे हैं, ये इसको नहीं काट दे रहे हैं, ऐसे क्या काट रहे हैं, केवल ये फोर स्किन रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूवल ऑफ फोर स्किन, प्रोप्यूसा को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। प्रोप्यूसा को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। कहाँ से काट के, कोरोना ग्लैंडिस से, यहाँ से काट के पूरा हटा देंगे। तो उस प्रोसेस को कहते हैं सर्कमसिन। क्या बोलते हैं, सर्कमसिन। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं इसको ताकि तुम लोग अच्छे से देख सको, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको यहाँ पे, यहाँ लिख दे रहे हैं
इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सर्कमसिन। तो सर्कमसिन करते हैं कहाँ पे? कोरोना ग्लैंडिस से इसको काट के हटा देते हैं, सर्कमसिजन भी कहते हैं कई जगहों पे। तो सर्कमसिन बेसिक लैंग्वेज है इसका। तो सर्कमसिन करना मतलब उस जो फोरस्किन है उसको हटा देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गया सबको? तो बस आज की क्लास समाप्त होने वाली है, जल्दी से इसको रिवाइज करो, 2-4 मिनट और है हम लोगों के पास। तो मैंने अब तुम लोगों को क्या क्या सिखा दिया, यहाँ तक सबको मामला क्लियर हो गया है। कल की क्लास में इसके आगे चलेंगे। यहाँ तक की कॉपी कंप्लीट रखना। मैं व्हाट्सएप पे सबसे कहूँगा कि अपनी अपनी कॉपी फोटो करके मेरे को भेजो। तो कॉपी चेक करने के तरीके हम लोगों के पास बहुत सारे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि अरे अच्छा है, ऑफलाइन है नहीं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कॉपी वॉपी तो कोई देखेगा नहीं। तो हम लोग को पता है कि कॉपी कैसे देखना है। तो कॉपी पे बाकायदे अच्छे से बना के नोट्स, और फिर उसको जब मैं कहूँगा तो व्हाट्सएप पे भेज के चेक कराएंगे सभी लोग। ठीक है? हाँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, तो मुझे देखना है कि किसने नोट किया है किसने नहीं किया है। तो जिन्होंने नहीं किया है वो अपनी बीपी बिना बढ़ाए अच्छे से उसको नोट करें ढंग से और याद करें। चूँकि आज की क्लास का टाइम समाप्त हो गया है तो आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे। अगले क्लास में इसके आगे की बातचीत करेंगे। खूब मन लगा के पढ़िए और स्वस्थ रहिए। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।